हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए अब आज से हम जो है क्लास 3 की ईवीएस की पढ़ाई भी स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्लास 3 के ईवीएस का बुक लेट्स एक्सप्लोर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये है क्लास 3 की बुक। अब देखते हैं इसके कंटेंट्स। सो देखिए ये है सारे कंटेंट्स जो हमें क्लास 3 में पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली। सो ये है हमारे क्लास 3 का सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 माय फैमिली। तो फैमिली क्या है? हमारा परिवार। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैमिली के ऊपर पढ़ेंगे सारा, तो पूरा फैमिली से रिलेटेड है ये चैप्टर। तो चलिए जल्दी से रीड करना स्टार्ट करते हैं। फैमिली, अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्स इन द सेम हाउस एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर। उसका मतलब क्या है? फैमिली जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो उसको हम फैमिली बोलते हैं, वो भी सेम हाउस में, यानी एक ही घर में, और वो रिलेटेड होते हैं, मतलब वो ऐसे ही साथ नहीं रहते, उनका जो है खून का रिश्ता होता है। जैसे हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, है ना। पर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग एक साथ एक घर में रह रहे हैं, तो वो फैमिली नहीं होगी। तो उनका जो है एक ब्लड रिलेशन भी होना चाहिए, मतलब वो जो है बर्थ से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, देन ऑल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली लव एंड टेक केयर ऑफ वन अनदर। तो सारे जो मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। दे हेल्प वन अनदर इन डिफिकल्ट टाइम्स, और जब बुरा वक्त होता है वो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। दे ऑल्सो सेलिब्रेट हैप्पी ओकेशंस, और बुरा वक्त ही नहीं, जब खुशियों का टाइम होता है, हैप्पी ओकेशंस मतलब जब खुशी मनाने का समय होता है, तभी भी जो है हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ होते हैं। वो कौन कौन से मौके हैं? जैसे फेस्टिवल्स, त्योहारों में, वेडिंग्स, शादियों में, एंड बर्थडेज टुगेदर। तो और जो हमारे बर्थडेज होते हैं, ठीक है, तो इन सारे टाइम में हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे साथ होते हैं। लिविंग इन अ फैमिली मेक्स अस फील सेफ, और जब हम एक फैमिली में रहते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि हम सुरक्षित हैं, है ना। आप सबको भी अपने घर में सुरक्षित ही महसूस होता है ना जब आप अपने मम्मी पापा के साथ होते हो। तो हाँ, हमें फैमिली जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फैमिली में हम सुरक्षित महसूस करते हैं और फैमिली हर समय हमारा साथ भी देती है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है? एक एक्टिविटी है। देखिए, मीट माई फैमिली, मीट मतलब मेरी फैमिली से मिलो। देर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली, यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। माई डैश इज द ओल्डेस्ट मेंबर, सो सबसे बुजुर्ग मेंबर आपकी फैमिली में कौन है? अगर आपके पापा आपके फैमिली में सबसे बड़े हैं तो फादर लिखेंगे, या फिर अगर ग्रैंड फादर, आपके दादा दादी या नाना नानी सबसे ओल्डेस्ट है आपके फैमिली में, तो आप उनका नाम लिखेंगे। एंड डैश इज द यंगेस्ट, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा। सबसे छोटा कौन होगा? जैसे आपके भी नीचे आपका भाई बहन हो सकता है, तो आप वो लिख सकते हैं कि मेरा ब्रदर सबसे छोटा है, सिस्टर सबसे छोटी है, या फिर आप खुद भी लिख सकते हैं कि मैं सबसे छोटा हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है और यहाँ पर अपनी फैमिली फोटो पेस्ट करनी है। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फैमिलीज, यानी परिवार कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ फैमिलीज होते हैं। तो यहाँ पे हम 3 टाइप ऑफ फैमिली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, और जो बड़ी फैमिली होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। और एक और टाइप ऑफ फैमिली है जो है सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है, तो चलिए रीड करके देखते हैं। न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब जो छोटी फैमिली होती है। A nuclear or a small family is a family where only one set of parents and their children live together. तो न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट होते हैं, यानी सिर्फ मम्मी पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे जब साथ रहते हैं ना, तो उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। इसमें दादा दादी नाना नानी साथ में नहीं रहते। देयर इज ओनली अ फादर मदर विथ 1 or 2 चिल्ड्रन। सो मम्मी पापा और उनके 1 या 2 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं मम्मी पापा के, वो साथ में रहते हैं, तो उसको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। बीइंग अ स्मॉल फैमिली, द मेंबर्स आर क्लोज निट एंड शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज टुगेदर। अब जैसे कि ये फैमिली बहुत छोटी होती है, इसमें मेंबर्स भी बहुत कम होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से और अपना दुख और सुख साथ में बांटते हैं। जॉय मतलब खुशी और सॉरो मतलब दुख का समय। ठीक है, तो दोनों जो है सब मिलकर साथ में शेयर करते हैं।
देन जॉइंट फैमिली क्या होती है? अ जॉइंट फैमिली इज अ बिग फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब बहुत बड़ी फैमिली विथ मेनी सेट्स ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। सेट्स ऑफ मतलब क्या? सेट मतलब एक सेट, मम्मी पापा का एक सेट। तो ऐसे बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं जॉइंट फैमिली में। मतलब कैसे? एक हो गए दादा दादी या फिर नाना नानी, फिर आपके मम्मी पापा, आपके अंकल आंटी, तो ये सब पेरेंट है ना। तो ऐसे एक से ज्यादा सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं, मतलब बड़ी फैमिली है ना। तो आप यहाँ पे फोटो में देखिए दादा दादी हैं, आपके मम्मी पापा, देन अंकल आंटी हैं और उनके बच्चे और आप, आपके भाई बहन। तो जब सब साथ में मिलकर रहते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 1 और 2 में, है ना। इट हैज ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, मोर देन 2 जनरेशंस। तो एक से ज्यादा जनरेशंस के लोग साथ में रहते हैं, लिविंग टुगेदर इन अ सेम हाउस। एक ही घर में जब सब साथ में रहते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली। अब तीसरी फैमिली कौन सी है? ये है सिंगल पेरेंट फैमिली। तो देखिए सिंगल पेरेंट फैमिली क्या होता है? सो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे के साथ एक ही पेरेंट होता है, या फिर मम्मी या फिर पापा। तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लड़ाई करते हैं ना, वैसे कभी कभी ना मम्मी पापा भी एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई, ठीक है, और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, मतलब अलग अलग रहने लगते हैं। तब क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको या फिर मम्मी के पास रहना पड़ता है या फिर पापा के पास रहना पड़ता है। वैसे तो ये अच्छा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, तब बच्चे को जो है एक पेरेंट के साथ रहना होता है। तब हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। मतलब सिंगल पेरेंट मतलब एक ही पेरेंट होता है उस फैमिली में, ठीक है। मम्मी पापा दोनों नहीं होते, एक ही होता है, या फिर मम्मी या फिर पापा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली हैज ओनली 1 पेरेंट। एक ही पेरेंट होते हैं, ईदर अ मदर या फिर मम्मी या फिर फादर, टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चों का ध्यान रखने के लिए ना एक ही पेरेंट होते हैं, या फिर मम्मी या फिर पापा, ठीक है। तो वो फैमिली होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। ये है 3 फैमिली टाइप्स, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल पेरेंट फैमिली। देन देखिए चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर मतलब क्या? कभी कभी जो ना फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती है। कभी फैमिली न्यूक्लियर होती है, फिर वो कुछ सालों बाद वो जॉइंट हो जाती है। तो ऐसे फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, फैमिली के जो मेंबर्स है ना, उनकी गिनती हमेशा बदलती रहती है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। क्या क्या है देखिए, बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी। तो देखिए जब एक न्यू बेबी आता है, पहले मम्मी पापा अकेले होते हैं, फिर जब उनका एक बेबी आ जाता है तो फैमिली में थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसके मेंबर्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। देन डेथ इन अ फैमिली, जब कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, मतलब वो भगवान के पास चले जाते हैं, है ना, वापस। तब क्या होता है, तब भी एक फैमिली मेंबर कम हो जाता है, तभी भी फैमिली के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। देन मैरिज, सपोज आपके कोई अंकल है, वो अभी तक सिंगल थे, फिर जब उनकी शादी हो जाती है, जब उनकी मैरिज हो जाती है, तो वहां पर तो अंकल एक आंटी को भी लेके आते हैं, तो वो आंटी भी इस फैमिली से जुड़ जाती है ना। तो फैमिली थोड़ी और बड़ी हो जाती है। तो फैमिली देखिए कम ज्यादा होती रहती है। तो वो कारण बता रहे हैं यहाँ पे कैसे कैसे कम ज्यादा होती है फैमिली। मूविंग अवे फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, कभी क्या होता है कि कभी कुछ फैमिली मेंबर्स में फैमिली से चले जाते हैं, ठीक है, वो अलग रहने के लिए चले जाते हैं, तो वो फैमिली जो है बट जाती है और छोटी हो जाती है। देन एडॉप्शन, एडॉप्शन क्या होता है, देखिए कभी कभी मम्मी पापा को ना बेबी नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो उनके खुद की बॉडी से बेबी नहीं आ पाता है, पर बेबी तो मम्मी पापा को चाहिए, है ना। तो वो क्या करते हैं, अगर उनको खुद से अपनी बॉडी से बेबी नहीं मिले तो वो क्या करेंगे, तो वो दूसरी बेबी को जाके अडॉप्ट कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते, ठीक है, तो उनको हम ऑर्फेन्स बोलेंगे, अनाथ बच्चे होते हैं ना। तो ये मम्मी पापा क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को जाके गोद ले लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं अडॉप्शन। मतलब जब मम्मी पापा के खुद के बच्चे नहीं होते तो वो दूसरे बच्चों को जाकर गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अडॉप्शन करने से भी क्या होता है, फैमिली मेंबर में चेंजेस आ जाती हैं, फैमिली बड़ी हो जाती है जब एडॉप्शन होता है। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिससे फैमिली के जो मेंबर्स हैं गिनती है ना वो कम ज्यादा होती रहती है, मतलब फैमिली में चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है
पीपल इन माई फैमिली। अब देखिए यहाँ पर हम फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आपने बहुत किया होगा। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके दादा दादी नाना नानी से, है ना। सो ये देखिए ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, यहाँ पर आप उनकी फोटो पेस्ट कर सकते हैं और उनका नाम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आपके मम्मी पापा, और आपके मम्मी पापा के भाई बहन होते हैं अंकल आंट, और यहाँ पर भी आंट अंकल, ये सब आपके मम्मी पापा के भाई बहन होते हैं। और ये आप हो, और ये आपके भाई या बहन जो भी हैं, ये अंकल आंटी के बच्चे। तो आपके अंकल आंटी के बच्चे होते हैं ना, तो उनको हम कजिन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना जनरेशन्स होती है। तो जनरेशन मतलब क्या, सबसे पहले इस दुनिया में कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया, आपके दादा दादी, है ना। तो वो दादा दादी या नाना नानी, तो वो होते हैं ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर। तो ये होती है आपकी फर्स्ट जनरेशन। तो जो सबसे पहले आते हैं ना आपकी फैमिली में, वो होते हैं फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद फिर मम्मी पापा आए और अंकल आंटी। तो मम्मी पापा के एज के जो सारे होते हैं ना, वो सब होते हैं सेकेंड जनरेशन, मतलब वो दूसरी जनरेशन में आते हैं। और जो इनके बच्चे होते हैं, जैसे आप, आपके भाई बहन, आपके कजिन्स, जो आपके अंकल आंटी के बच्चे होते हैं, तो वो सब आते हैं थर्ड जनरेशन में। ओके, सो जो है लोगों की एज के हिसाब से उन्हें जनरेशन्स में बांटते हैं, ठीक है। तो आपके जो दादा दादी होंगे ना, उनको बोलेंगे कि आप फर्स्ट जनरेशन के हो, आपके मम्मी पापा सेकंड जनरेशन के हैं, और आप जो हो थर्ड जनरेशन के हो, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेशन में हम लोगों को बांटते हैं एक फैमिली में। तो वही यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो डायग्राम है ना, वो फैमिली ट्री दिखा रहा है। एवरी फैमिली इज डिवाइडेड इनटू जनरेशंस। फैमिली को जनरेशंस में बांटते हैं। अ फैमिली ट्री ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स। देखा, फैमिली ट्री जब हम बनाते हैं ना, तो वो हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स से ही स्टार्ट होता है। देन दे आर फर्स्ट जनरेशन। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। देन आपके मम्मी पापा अंकल आंटी, ठीक है, वो सारे आते हैं सेकेंड जनरेशन में। देन चिल्ड्रन एंड कजिन्स बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन। आप और आपके जो कजिन्स हैं वो सब आते हैं थर्ड जनरेशन में। द नेक्स्ट टॉपिक देखिए, माई एक्सटेंडेड फैमिली। अभी जो है एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ इमीडिएट फैमिली। तो जैसे कि हमने पढ़ा, पेरेंट्स और उनके बच्चे क्या होते हैं, एक इमीडिएट फैमिली होती है, मतलब न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली को इमीडिएट फैमिली भी बोल सकते हैं। देन ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म एन एक्सटेंडेड फैमिली। तो सारे लोग जब मिलकर साथ में रहते हैं तो वो होती है एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली। द पीपल इन एक्सटेंडेड फैमिली मे और मे नॉट लिव विथ यू इन अ सेम हाउस। तो जो एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं ना, जॉइंट फैमिली के, तो जरूरी नहीं कि वो आपके साथ आपके ही घर में रहे, पर वो भी आपकी फैमिली के एक पार्ट होते हैं। बट दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फैमिली। दे आर नोन एज योर एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। देखिए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स मतलब जरूरी नहीं है कि वो लोग आपके साथ ही रहते हो, पर फिर भी आप उनको बोलोगे वो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं। अब भी वो आपके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं, अगर आपके घर में वो रहे या ना रहे, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली आर कॉल्ड रिलेटिव्स। और जो अंकल आंटी वगैरह होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो रिलेटिव्स होते हैं। तो रिलेटिव्स क्या होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। तो उनको हम रिलेटिव्स बोलते हैं। तो जो रिलेटिव्स है ना, वो साथ में नहीं रहते, दूर रहते हैं, पर फिर भी वो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। देखिए, पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आवर फादर आर कॉल्ड पैटर्नल रिलेटिव्स एंड पीपल रिलेटेड टू अस थ्रू आवर मदर आर कॉल्ड मैटर्नल रिलेटिव्स। अब देखिए ये एक चीज है जो आपको समझनी है। जो हमारे पापा के साइड के लोग होते हैं ना, जो पापा की फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको हम पैटर्नल करके बोलेंगे, ठीक है। तो और जो मम्मी की फैमिली होती है, उनको हम मैटर्नल बोलेंगे, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखिए। सो कंफ्यूज नहीं होना। P फॉर पापा है ना, तो पापा के लिए पैटर्नल, और M फॉर मम्मा होती है तो मम्मा के लिए मैटर्नल, ठीक है। तो अब ये कभी उल्टा नहीं होगा, पापा पैटर्नल और मम्मा मैटर्नल, ठीक है। तो देखिए अभी पापा के रिश्तेदारों के बारे में बात करेंगे तो आप बोलोगे पैटर्नल रिलेटिव्स, और अगर मम्मी के रिश्तेदारों के बारे में बात करना हो तो आप बोलोगे मैटर्नल रिलेटिव्स। देन देखिए, मतलब जो आपके दादा दादी होते हैं, मतलब पापा के मम्मी पापा, उनको बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। और जो मम्मी के मम्मी पापा होते हैं, जो कि हम नाना नानी बोलते हैं, वो होते हैं मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो अभी क्लियर हुआ। ये इसीलिए हमें जानना है क्योंकि देखिए जब हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं तो कैसे हमें समझ में आएगा कि आप दादा दादी के बारे में बोलोगे कि नाना नानी के बारे में। तो वो क्लियर करने के लिए होता है पैटर्नल और मैटर्नल, ठीक है। तो दादा दादी मतलब पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पापा के मम्मी पापा, और नाना नानी मतलब मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी के मम्मी पापा।
तो ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। और ये आपको पता है कि अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं ना, वो होते हैं आपके कजिन्स। जो आपके बुआ फूफा होते हैं या फिर मौसा मौसी होते हैं ना, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो आपके कजिन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। अब आगे देखते हैं। सो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो हेरिडिटी क्या होता है, जो मम्मी पापा का बेबी होता है ना, तो मम्मी पापा के बहुत सारे फीचर्स भी उस बेबी में आ जाते हैं। मतलब वो मम्मी पापा की तरह दिखने लगते हैं, है ना। तो क्योंकि वो उन्हीं की बॉडी से आ रहे हैं ना, तो मम्मी पापा का जो बहुत सारा जो फीचर्स है, क्वालिटीज है, वो बच्चों में आ जाती है। तो उसी को हेरिडिटी बोलते हैं। और इनहेरिटेंस मतलब जब मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, वो ओल्ड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो उनका जो सारा सामान होता है, उनका जो एसेट होता है, उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो कमाया होता है, वो सब जाकर उनके बच्चों को ही मिलता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। अब चलिए रीड करते हैं। पीपल इन द सेम फैमिली समटाइम्स शेयर सम फिजिकल सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो जो लोग होते हैं, एक ही फैमिली, एक ही परिवार के जो लोग होते हैं ना, वो दिखने में अक्सर सेम लगते हैं। उनके शरीर में काफी चीजें होती है जो एक जैसी दिखती है। दीज सिमिलैरिटीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर बाय बर्थ। और जैसे जनरेशन हमने पढ़ा कि जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स से वो चीजें पेरेंट्स को मिलती है, सो आपके दादा दादी नाना नानी से वो चीजें आपके मम्मी पापा को मिलती है। और जब मम्मी पापा के बेबीज होते हैं, मतलब आप लोग, तो वो मम्मी पापा से वो चीजें आप में भी आ जाती है, चाहे वो लुक्स हो, जो भी क्वालिटीज हो। ठीक है, तो इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। दीज सिमिलैरिटीज आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और हेरिडिटरी ट्रेट्स ऑफ अ फैमिली। तो इस सिमिलैरिटीज को, ये जो होते हैं ना, जो सेम सेम लगते हैं मम्मी पापा और बच्चों में, इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, और या फिर आप बोल सकते हैं हेरिडिटरी ट्रेट्स। तो हेरिडिटरी, ये नाम याद रखिए। सो ये दोनों नाम अगर आप सुनेंगे तो उसका मतलब है जब मम्मी पापा से कुछ चीजें बच्चों को मिलती है, बर्थ के साथ साथ, मतलब उनके जन्म के साथ साथ कुछ चीजें, कुछ क्वालिटीज बच्चों में भी आ जाती है। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और हेरिडिटरी ट्रेट्स में इंक्लूड द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी है जो मम्मी पापा से बच्चों में आती है। वो क्या क्या है? फेशियल फीचर्स। फेशियल मतलब उनका चेहरा, जैसे वो दिखते हैं, है ना। कभी कभी आपको भी बोलते होंगे ना कि आप पापा की तरह दिखते हो या फिर आप मम्मी की तरह दिखते हो। क्यों दिखते हो? क्योंकि आप जो है मम्मी की ही बॉडी से आए हो, है ना, मम्मी पापा के बेबी हो आप। उनका जो फेशियल फीचर्स है ना, वो आप में भी आ जाता है। ठीक है, देन हाइट। और हाइट भी हमें मम्मी पापा से ही मिलती है। अगर आपके पापा काफी लंबे हैं तो हो सकता है बड़े होकर आपको भी वो हाइट मिले। ठीक है, तो ऐसे हाइट आ जाती है। देन हेयर कलर एंड टेक्सचर। कभी कभी बालों का कलर और उसका टेक्सचर, वो भी हमें मम्मी पापा से ही मिलता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको जरूर अपने पेरेंट्स से मिला होगा। आप भी देखिए आपको क्या मिला है अपने मम्मी पापा से। ठीक है, कलर ऑफ द आईज, आंखों का रंग मिल सकता है। टोन ऑफ द वॉइस, टोन मतलब जिस तरीके से आपके मम्मी पापा बात करते हैं ना, उसी तरीके से बड़े होकर आप भी बात करने लग जाओगे। ठीक है, तो ये होता है टोन ऑफ द वॉइस। मेडिकल कंडीशंस। मेडिकल कंडीशंस मतलब बीमारियां भी ऐसे हमें मिल जाती है, जैसे कि अगर आपके दादा दादी में कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है कि वो आपके मम्मी पापा में भी वो सिम्टम्स दिखने लगे। और फिर क्या पता, कभी कभी वो बीमारी हमको भी आ जाती है जब हम बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ केस में ऐसे होता है कि कभी कभी जो बीमारियां होती है, कुछ मेडिकल सिचुएशंस होते हैं ना, तो वो मम्मी पापा से बच्चों में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। देन ट्विंस आर द टू चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम टू अ मदर। तो ट्विंस कौन होते हैं? जुड़वे बच्चे। जो जुड़वे बच्चे होते हैं ना, उनको ट्विंस बोलते हैं। अब ट्विंस भी देखिए दो तरह के होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं तो हमें लगता है ये दोनों जुड़वे बच्चे तो एकदम एक जैसे लगते हैं, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो जो जुड़वे बच्चे एक दूसरे के एकदम सेम दिखते हो, तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों जुड़वे बच्चे तो होते हैं, मतलब दोनों एक ही टाइम पर पैदा हुए होते हैं, लेकिन वो एक जैसे दिखते नहीं हैं, तब हम उनको बोलेंगे अनआइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा गया है। देखिए, दे मे और मे नॉट लुक अलाइक। सो जुड़वे बच्चे जो होते हैं ना, वो एक जैसे दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं। द ट्विंस हु लुक अलाइक मतलब एक जैसे दिखते हैं, आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। उनको आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। दे ऑल्सो हैव मेनी हैबिट्स, इंटरेस्ट एंड टैलेंट्स इन कॉमन। बहुत सारी चीजें उनकी एक जैसी होती है, आदतें एक जैसी हो सकती है। इंटरेस्ट मतलब उनकी जो रुचि है, दोनों को एक ही चीज में इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये सारी चीजें होती है आइडेंटिकल ट्विंस में, मतलब जो एक जैसे दिखते हैं।
हैं। ट्विन्स हु डू नॉट लुक अलाइक आर कॉल्ड अनआइडेंटिकल ट्विन्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आइडेंटिकल ट्विन्स मतलब जो एक जैसे दिखते हैं, और अनआइडेंटिकल मतलब जो एक जैसे नहीं दिखते पर फिर भी वो ट्विन्स हैं। ट्विन्स क्या होते हैं? जो मम्मी की बॉडी में से एक साथ निकल कर आते हैं एक ही टाइम में, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं ट्विन्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वैल्यूज वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। तो वो वैल्यूज, वो चीज़ें जो हम अपने फैमिली से सीखते हैं। एवरी फैमिली हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स। तो सारी फैमिली की जो है अपने अपने रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आपके मम्मी पापा जो बोलते हैं आपको वही सुनना पड़ता है ना। तो वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे घर में दूसरे बच्चे वही रूल फॉलो कर रहे हो जो आप अपने घर में फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक सेट ऑफ रूल्स जो हम अपनी फैमिली में फॉलो करते हैं। देन दे आर नॉर्मली फॉर्म्ड बाई एल्डर्स ऑफ द फैमिली। और ये बनाते कौन है? ये जो रूल्स बनाते कौन है? एल्डर्स, मतलब जो बड़े मेंबर्स होते हैं ना, जो बुजुर्ग होते हैं हमारे फैमिली में, वही ये सारे रूल्स बनाते हैं, मतलब नियम बनाते हैं। एंड पास्ड ऑन टू द यंगर जनरेशन। जैसे आपके दादा दादी कुछ रूल्स बताएंगे, वो आपके मम्मी पापा फॉलो करेंगे, देन मम्मी पापा वो आपको बताएंगे, फिर बड़े होकर आप भी उनको फॉलो करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये सारे रूल्स होते हैं जो फैमिली में आगे आगे जाते हैं और फैमिली कंटिन्यू करती है उसको फॉलो करने में। और फैमिली टीचर्स अस गुड वैल्यूज। और हमारी फैमिली हमें अच्छी आदतें सिखाती है, अच्छी चीजें सिखाती है। क्या क्या सिखाती है? ग्रीटिंग और एल्डर्स, बड़ों को ग्रीट करना, उनको जब भी मिले तो आप उनको नमस्ते बोलते हो, है ना, तो वो करना। बीइंग ट्रूथफुल, एक सच्चा आदमी बनना, ईमानदार बनना, हमेशा सच बोलना। बीइंग रेस्पेक्टफुल टू आवर एल्डर्स, मतलब हमारे बड़ों के साथ हमें आदर करना चाहिए। तो ये सारी बातें हैं ना जो हमारे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं। बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल, पोलाइट मतलब बहुत ही अच्छा शांत स्वभाव का होना, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत गुस्से वाला ऐसा नहीं होना, ठीक है। पोलाइट मतलब शांत स्वभाव का बनना, और रिस्पेक्टफुल मतलब सबको रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। देन कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, हमारे चारों तरफ जहाँ पर भी हम रहते हो हमारे चारों तरफ हमें साफ और सुंदर रखना चाहिए। हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स एट द टाइम ऑफ नीड, और सारे फैमिली मेंबर्स को मदद करो जब उनको जरूरत पड़े। तो ये सब हमें कौन सिखाता है? हमारी फैमिली ही सिखाती है ना। वैसे तो आप स्कूल में ये सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन स्कूल से भी पहले हमारी फैमिली ही हमारा स्कूल होता है ना, क्योंकि फैमिली से ही हम वो सारी चीजें पहले सीखते हैं, उसके बाद स्कूल में जाके हम दोबारा सीखते हैं, ठीक है। फिर देखिए, चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव पेरेंट्स, बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं होते उनको हम ऑर्फेन्स बोलते हैं। जिन बच्चों के मम्मी पापा नहीं होते या फिर उनकी डेथ हो गई हो या फिर वो उन्हें छोड़कर चले गए हो, ठीक है, तो क्या होता है? तो उन बच्चों को ऑर्फेन्स बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं, ठीक है। और उन्हें जो है अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है, मतलब ऑर्फनेज में रहना पड़ता है। वहां पर सभी बच्चे होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल केयर। स्पेशल केयर क्या है? देखिए, एल्डरली पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, उनकी हमें स्पेशल केयर करनी चाहिए, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, वो पहले की तरह एनर्जेटिक नहीं होते। व्हेन पीपल आर यंग, जब लोग जो हैं जवान होते हैं, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, उनमें पूरी ताकत होती है, पूरी एनर्जी होती है अपना काम करने की, ठीक है। दे कैन ईजिली कैरी ऑन विद देयर डेली टास्क एंड एक्टिविटीज, वो अपने दिन के सारे काम जो हैं बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। एज दे ग्रो अप, और जैसे वो बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या होता है? देयर बॉडी बिकम्स ओल्डर एंड वीकर, उनकी बॉडी भी ओल्ड हो जाती है ना, तो उनमें वो फ्रेशनेस नहीं रहती, वो जान नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती जो उनकी जवानी में उनके पास थी। तो ओल्ड एज इज अ सेंसिटिव एज इन अ पर्सन्स लाइफ। तो ओल्ड एज क्या होता है ना? एक सेंसिटिव एज, मतलब बहुत ही नाजुक सा समय होता है। तो ओल्ड एज, बुढ़ापा, एक नाजुक सा समय होता है जो सबकी लाइफ में जरूर आता है। एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ अ पर्सन ऑफन डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर सर्टेन थिंग्स। तो इस स्टेज में क्या होता है, जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो लोग जो हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होने लगते हैं, उन्हें हर चीज के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। ओल्ड पीपल रिक्वायर मोर केयर एंड सपोर्ट। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें ज्यादा केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम प्रॉपरली उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, हम अपना खुद का सामान लिफ्ट नहीं कर पाते, हमें हर चीज में हमारी बॉडी वीक हो जाती है, तो हमें ताकत नहीं रहती। द फिजिकल स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है जैसी वो पहली होती थी वो अब नहीं रहती है, कम हो जाती है। एंड द चांसेस ऑफ सिकनेस आर मोर, और बीमारियों की चांस भी बढ़ जाती है। तो धीरे धीरे जैसे हम ओल्ड होते हैं ना, हमारे बॉडी की एनर्जी है, जो ताकत है, वो कम हो जाती है और हम बीमारियां भी ज्यादा आने लगती है। तो ऐसे लोगों की हमें जो है स्पेशल केयर करनी चाहिए, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी और बाकी जो बुजुर्ग आपके फैमिली मेंबर्स में होंगे ना, उन सब की आपको स्पेशल केयर
करनी चाहिए। अब देखिए आप उनकी केयर कैसे कैसे कर सकते हैं। स्पेंड टाइम विद देम एंड रिस्पेक्ट देम, उनके साथ टाइम गुजार सकते हैं और उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका कहना भी मानना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज टॉक टू देम इन अ पोलाइट मैनर, जब आप उनसे बात करो अपने दादा दादी नाना नानी से ना, तो बहुत आराम से बात करो, सॉफ्टली बात करो, रफली रूडली ऐसे बात नहीं करना। तो आप उनसे भी ऐसे बात करें जैसे आप बच्चों से बात कर रहे हो, ठीक है। टेक देम फॉर वॉक्स एंड आउटिंग्स लाइक पिकनिक्स और मूवीज, और आप उनको पिकनिक में ले जा सकते हैं, वॉकिंग में ले जा सकते हैं, ताकि उनको भी अच्छा लगे, है ना। तो वो खुद से जो है कुछ भी नहीं कर पाते, तो उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभी आप उनको एक आउटिंग पे ले जा सकते हैं ताकि वो फिर से अपनी वो जिंदगी आपके साथ जी सके। तो ऐसी चीजें आपको करनी है उन्हें खुश करने के लिए, ये उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको जरूर से ब्लेस करेंगे। इफ दे आर लिविंग अलोन, अगर वो अकेले रहते हैं, देन कॉल और विजिट देम ऑफन, उनको कॉल करना चाहिए, है ना। उनसे कभी कभी कॉल करो, बातें करिए और फिर कभी कभी जाकर उनसे मिल लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको बहुत खुशी देगी, उनको बहुत अच्छा लगेगा। एंकरेज देम टू बी फिजिकली एक्टिव, वो वीक है सोचकर हाँ आप वीक हो ऐसी फीलिंग आपको नहीं देनी है। आपको उन्हें और जोश देना है कि आप ये सब कर सकते हो। आप सुबह वॉकिंग करने जाइए दादाजी, आप मेरे साथ शाम को पार्क में चलिए दादाजी। तो आपको उन्हें जो है ऐसे मोटिवेट करना, एंकरेज करना है कि वो फिजिकली और एक्टिव बन सके। ब्रिंग मेडिसिन, वाटर, एनीथिंग एल्स दे नीड, और आप क्या कर सकते हैं ना, तो जो जो चीजें उन्हें चाहिए होगी आप उनको वो लाकर दे सकते हैं। गिव देम फूड विच इज इजिली डाइजेस्टेबल एंड गुड फॉर देयर हेल्थ। अगर ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हो ना, तो आपको उन्हें ऐसा खाना देना चाहिए जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, जैसे हम बच्चों को देते हैं, है ना। तो बच्चे जैसे ही होते हैं आपके दादा दादी, ठीक है। तो क्या है ना, तो उनका पेट भी उतना स्ट्रांग नहीं होता जितना आपका है या आपके मम्मी पापा का है। तो उनको ऐसा खाना दे जो उनका पेट में आराम से पच जाए, ठीक है, और उनके शरीर के लिए नुकसानदायक भी ना हो, मतलब उनके शरीर के लिए बैड भी ना हो, ठीक है। अच्छा खाना दे, अच्छे से उनकी केयर करे ताकि आगे के कुछ और साल भी वो आपके साथ अच्छे से रह पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बड़ों के साथ करनी चाहिए, जो एल्डरली पीपल होते हैं उनके साथ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंटली एबल्ड पीपल। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स प्रॉपरली काम नहीं करते, उनके सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते। तो क्या होता है, तो उनको भी स्पेशल केयर की जरूरत है ना। देखिए, वी आर लकी टू हैव गुड हेल्थ एंड परफेक्टली वर्किंग बॉडी ऑर्गन्स। हम बहुत लकी हैं, हमें इतना अच्छा हेल्थ मिला, इतना अच्छा शरीर मिला और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं काम कर रहे हैं। बट देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट सी। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो कैन नॉट सी, जो ब्लाइंड होते हैं। ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं पाते। डेफ मतलब जो सुन नहीं पाते। डम मतलब जो बोल नहीं पाते, होता है ना ऐसे, आपने देखा होगा। देन वॉक, लेम कौन होते हैं, जो प्रॉपरली चल नहीं पाते, ठीक है, जिनको स्टिक्स की जरूरत होती है चलने के लिए। ऐसे सब देखे है ना आपने। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो ये नाम याद रखिए, डिफरेंटली एबल्ड पीपल मतलब ऐसे लोग जो सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, बोल नहीं पाते या चल नहीं पाते, जिनके हैंड्स प्रॉपरली काम नहीं करते, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें, जब उनके बॉडी पार्ट्स काम करना छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलेंगे डिफरेंटली एबल्ड पीपल। दे नीड एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन, उनको जो है स्पेशल केयर की जरूरत होती है ना, आप लोगों की मदद की जरूरत होती है उनको अपनी लाइफ जीने के लिए। फॉर दिस रीजन दे आर ऑल्सो नोन एज पीपल विद स्पेशल नीड्स। और आप उनको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, पीपल विद स्पेशल नीड्स मतलब है वो लोग जिनको स्पेशल केयर की जरूरत है, उनमें कुछ ना कुछ कमियां होती है, इसलिए उनको स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है। दे नीड आवर केयर, सपोर्ट एंड एंकरेजमेंट, और उनको हमारी केयर की जरूरत होती है, उनको हमारा साथ चाहिए होता है अपनी लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि वो जो है फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। या ये नाम भी याद रखिए, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से वो चैलेंज्ड है, उनको चैलेंज है लाइफ में कि उन्हें जीना है, उनके कुछ बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं करते, फिर भी उनके लिए लाइफ एक चैलेंज है कि आपको ये लाइफ जीनी ही पड़ेगी, इसीलिए उन्हें बोलते हैं फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, ठीक है। अब देखते हैं इनका ध्यान हमें कैसे रखना चाहिए।
वी कैन हेल्प डिफरेंटली एबल्ड पीपल बाय मेकिंग देम फील लव्ड एंड वांटेड। जब जब ज़रूरत हो उनका ध्यान भी हमें रखना चाहिए, उनसे खूब सारा प्यार भी हमें करना चाहिए। वी शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन आवर माइंड, और ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है उनके साथ। अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हो या फिर आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं ऐसे लोग, है ना, तो देखते हैं। ऑलवेज आस्क बिफोर ऑफरिंग हेल्प टू देम। तो देखिए, जब आप ना ऐसे लोगों की मदद करते हैं तो आप उनसे सबसे पहले पूछेंगे कि क्या मैं आपकी मदद करूं, तभी उन्हें लगेगा कि वो भी जो है बाकी लोगों की तरह ही है। ठीक है, उन्हें एक अलग फीलिंग आपको नहीं देनी है कि ओ आप तो हमसे अलग हो, ऐसा फीलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर उनकी चलने में डिफिकल्टी हो रही है तो तुरंत आप जाकर उनको उठा लोगे या फिर उनको हेल्प करने की कोशिश करोगे, ऐसे नहीं करना। आपको हमेशा उनसे पूछना है कि क्या मैं मदद करूं, क्या मैं आपको वहां तक ले जाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछ कर ही उनकी मदद करनी है। क्या पता उन्हें अच्छा ना लगे, है ना, तो हमेशा आपको हेल्प के लिए पूछना है, फिर जाकर मदद करनी है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी लाइक इन देयर पोजीशन। हमेशा ना जब भी आप लाइफ में कैसे भी लोगों से मिले तो ये बात याद रखिए, जब भी आप मिलते हो लोगों से तो आप सोचिए कि अगर मैं उनके स्थान पर होता, अगर मैं उसकी प्लेस में होता तो मुझे कैसा लगता। ठीक है, सपोज आप किसी से मिले जो ब्लाइंड है, जो देख नहीं सकते, तो आप इमेजिन करिए, अपनी आंखें 2 सेकंड के लिए बंद करके देखिए कि उनकी लाइफ कैसी होती होगी। देखिए, हम अपनी आंखें बंद करेंगे, हमें कितना घुटन घुटन सा फील होता है ना, कि हम कुछ देख नहीं पाते। तो वैसे लोग भी होते हैं ना, तो उनको कितना बुरा लगता होगा। तो हमें हमेशा उनकी साइड से सोचना चाहिए कि वो कैसा फील कर रहे होंगे, तब हमें लगेगा, तभी हम जाकर उस फीलिंग को समझ पाएंगे। ट्रीट देम द वे वी वुड वांट टू बी ट्रीटेड, और आप उन्हें उसी तरीके से देखें, उनका ख्याल रखें जैसे आपको पसंद है कि लोग आपका ध्यान रखें। ठीक है, रिस्पेक्ट देम मतलब उनका आदर करें। डू नॉट टीज, उनको उनका मजाक ना उड़ाए। टीज मतलब मजाक उड़ाना। ठीक है, एंड और मेक फन ऑफ देम। ठीक है, तो कभी भी ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना है और उनके ऊपर हंसना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग तो ऐसे नहीं करोगे, है ना, आप सब अच्छे बच्चे हो, लेकिन जब ऐसे कोई करता है ना तो उनको भी आपको बताना है कि ऐसे नहीं करना, ये बहुत गलत है ना। यू शुड नेवर मेक फन ऑफ देम। हमें कभी भी ऐसे बच्चों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो बड़े आदमी हो या बच्चे हो। ठीक है, कभी भी उनके ऊपर हंसना या मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। स्पेंड टाइम विद देम, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए, उन्हें अच्छा लगेगा। उनके साथ बैठिए, खेलिए, बातें करिए। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। इनवाइट देम टू योर फैमिली गेट टुगेदर पार्टीज और पिकनिक्स, उनको भी इनवाइट करिए। ठीक है, चाहे आपके घर में पार्टी हो, आप पिकनिक पे जा रहे हो या मूवी में जा रहे हो, तो उनको भी इनवाइट करिए और उनको स्पेशल केयर देकर उनको भी ले जाइए। एंकरेज देम टू हैव अ हॉबी एंड गो टू स्कूल, आप उनको भी बोलिए कि आप भी कुछ करिए। आप उनको बोलेंगे कि तो क्या हुआ, आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ और चीजें कर सकते हैं जो कि आपके बस में है। तो आप ऐसे चीजें उनसे बोलिए जिससे कि उनको एंकरेजमेंट मिले। ठीक है, आप उनको कुछ हॉबी करवा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आप पेंटिंग करो, आर्ट करो, या फिर आप स्कूल में जाओ, पढ़ो, क्योंकि आप में टैलेंट है। तो इस तरीके से उनको अच्छी अच्छी बातें देकर उनको आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देनी है ताकि वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। एंकरेज देम टू स्टडी फर्दर एंड कंप्लीट देयर एजुकेशन, और आपको उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देना है कि वो भी पढ़े और आगे बढ़कर अपना भी एजुकेशन वो कंप्लीट करे। सो देखिए क्या क्या पढ़ा हमने इस चैप्टर में। तो मैंने जो है इस फैमिली चैप्टर में जो जो टर्म्स और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं और एक समरी बनाई है। तो जल्दी से देखते हैं। आप भी ना जब भी एक चैप्टर पढ़े तो उसके बाद इस तरीके से नोट्स बना के रखिए, ताकि जब एग्जाम्स आए ना तो आप इन्हीं नोट्स को देखेंगे, तो आपको दोबारा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो चलिए जल्दी से देखते हैं इस चैप्टर का समरी। काफ़ी सारे टॉपिक्स थे। सो देखिए, सबसे पहले हमने फैमिली पढ़ा। जब बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं उसको फैमिली बोलते हैं। फैमिली के जो है 3 टाइप्स होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली, जॉइंट फैमिली बड़ी फैमिली, और जब सिर्फ मम्मी या पापा में से कोई एक होता है बच्चे के साथ तो वो होती है सिंगल पेरेंट फैमिली। फिर क्या पढ़ा, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली के मेंबर्स में चेंजेस कैसे आते हैं, किसी के बर्थ से, किसी के डेथ से, मैरिज से, मूविंग अवे जब कोई चला जाता है, या एडॉप्शन। तो ये पॉइंट्स हैं। देन देखिए फिर हमने पढ़ा जनरेशंस, कितनी जनरेशन्स होती है ना। फर्स्ट जनरेशन जो ग्रैंड पेरेंट्स की होती है, सेकेंड जनरेशन आपके मम्मी पापा पेरेंट्स की, और थर्ड जनरेशन है चिल्ड्रन बच्चों की।
उसके बाद हमने पढ़ा एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते फिर भी हमारी फैमिली होते हैं, जैसे कि हमारे रिलेटिव्स, ठीक है। इमीडिएट फैमिली एक और नाम जो न्यूक्लियर फैमिली के लिए दिया गया है, और एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली। फिर हमने पढ़ा पैटर्नल और मैटर्नल, जो पापा की फैमिली होती है उसको पैटर्नल बोलेंगे और जो मम्मी की फैमिली होती है उसको मैटर्नल बोलेंगे। फिर हमने पढ़ा हेरिडिटी क्या होती है, जब मम्मी पापा से कुछ फीचर्स बच्चों को मिलते हैं तो उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। देन रूल्स कस्टम्स एंड वैल्यूज जो हमें फैमिली से मिलते हैं, हर फैमिली के अपने रूल्स कस्टम्स और वैल्यूज होते हैं जो वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा ट्विंस, मम्मी दो दो बच्चों को जन्म देती है वो भी एक ही टाइम पे, ठीक है, तो वो बच्चे होते हैं ट्विंस। ट्विंस भी दो टाइप के होते हैं, एक जैसे दिखने वाले जुड़वा बच्चों को बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, और जो एक जैसे नहीं दिखते उनको हम बोलेंगे अनआइडेंटिकल ट्विंस। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पेशल केयर, किन किन लोगों की हमें स्पेशल केयर करनी चाहिए। एल्डरली पीपल जो बूढ़े लोग होते हैं ओल्ड पीपल की, और डिफरेंटली एबल्ड पीपल मतलब जिनके बॉडी पार्ट्स ठीक से काम नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड। तो ये दो लोग हैं जिनको हमें स्पेशल केयर और अटेंशन देनी चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है माय फैमिली में। तो यहीं पर हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।